हेलो फ्रेंड, मैं विनोद कुमार योर सक्सेस सिविल सर्विसेज क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत करता हूं। आप सबको पता है कि बिहार में एस्टेट की वैकेंसी आ चुकी है, आप फॉर्म भी भर चुके हैं और गवर्नमेंट कितना तेजी से आगे बढ़ रही है आपको पता चल गया होगा कि ये आनन फानन में एस्टेट का वैकेंसी भी आया, फॉर्म भी भरवा लिया गया। तो इसका अर्थ है कि अब स्टेट का एग्जाम भी तुरंत ही होने वाला है, यानी जल्द ही एग्जाम होगा। इसलिए आप अपनी तैयारी को पूरी धार दीजिए, अपने तैयारी में लग जाइए ताकि आप सफलता की सीढ़ी पे आगे बढ़ सकें। क्योंकि ध्यान रखें, बीपीएससी और बीएसएससी दोनों मिल करके इस टीचर वैकेंसी को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। पहले एस्टेट की वैकेंसी आई है तो इसको भी बीएसएससी लेगा, फिर एस्टेट क्वालिफाई करेंगे तो आपको सुपर टेट के माध्यम से गुजरना पड़ेगा। इसी सिलसिले में मैं आज पेपर 1, पेपर 2 हिंदी साहित्य जिसका होगा, यानी 9, 10 और 11, 12 के पेपर 1 और पेपर 2 के जो भी कैंडिडेट होंगे जो एस्टेट की तैयारी करना चाह रहे हैं और करेंगे, उनके लिए हमने सिलेबस का डिस्कशन पहले मैं कर चुका हूं और वहां आप देख लेंगे सिलेबस पूरा डिटेल हमने डिस्कस किया है। क्योंकि किसी भी एग्जाम की तैयारी करने के पहले सिलेबस जानना बहुत जरूरी है। इसी संदर्भ में मैं आज एक टॉपिक लेकर के आया हूं जिसका नाम है आदिकाल, और ये हिंदी साहित्य का पहला टॉपिक होगा जिसको हिंदी साहित्य का इतिहास कहते हैं। हिंदी साहित्य का इतिहास का स्टार्टिंग जो होता है, यानी शुरुआत जो होता है, ये आदिकाल से होता है। इसी संदर्भ में मैं चर्चा करूंगा और आपको आपको आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा, ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तभी फैक्ट को आप कनेक्ट कर पाएंगे और उससे अपने आप को जोड़ पाएंगे। इसी संदर्भ में हम देख रहे हैं आप एस्टेट 2023 पेपर 1 पेपर 2 में अगर हिंदी साहित्य रखे हैं तो आप मेरे संस्थान से जुड़ सकते हैं। और वह आप देखेंगे कि डिस्प्ले हो रहा होगा फोन नंबर, इस फोन नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हैं, किसी तरह की इंक्वायरी ले सकते हैं। चलिए, इसी संदर्भ में हम बात करेंगे आदिकाल का। आदिकाल का यानी यह हिंदी साहित्य का पहला टॉपिक है। अगर हम हिंदी साहित्य की बात करें, हिंदी साहित्य के इतिहास की बात करें, हिंदी साहित्य का इतिहास की बात करें तो इसका पहला टॉपिक है आदिकाल। आदिकाल जिसका समय काल होता है 750 से 1350, यानी कह सकते हैं यह 600 वर्षों का इतिहास है। 600 वर्षों का हिंदी साहित्य का इतिहास है। और इसमें हम देखेंगे कि यह कालक्रम जो है, यह आप ध्यान रखेंगे, इतिहास के नजर से देखेंगे तो इस कालक्रम में प्रवृत्तियां जो चल रही हैं, यह सामंतवादी प्रवृत्ति चल रही है, सामंतवादी युग कह सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे हर्षवर्धन की मृत्यु होती है, हर्षवर्धन की मृत्यु 664 ईस्वी में होती है और इसके बाद यह जो केंद्रीकृत सत्ता होती है यह विकेंद्रीकृत हो जाती है। यानी देखेंगे हर्षवर्धन के काल तक केंद्रीकृत सत्ता होती है, शासन व्यवस्था सुदृढ़ ढंग से चलता है। लेकिन जब हर्षवर्धन की मृत्यु होती है तो उसके बाद केंद्र में कमजोर और अस्थायी सरकारें आ जाती हैं। उसके बनिस्पत वो आप देखेंगे छोटे छोटे राज्यों का उदय होता है। जो पहले अधिकारी हुआ करते थे यह स्वतंत्र रूप से कार्य करना शुरू कर देते हैं, स्टार्ट कर देते हैं। और जब स्वतंत्र रूप से कार्य करते हैं तो उनके वजह से सामाजिक कुप्रथाएं आ जाती है समाज में, यानी धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक ये सारे स्थितियां जो हैं ये चरमरा जाती है। और इसी के संदर्भ में आप देखेंगे कि साहित्यकार जो हैं अपने अलग अलग साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से समाज को दिशा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हम लोग देखेंगे, यानी आदिकाल की प्रवृत्ति जो है, ऐतिहासिक प्रवृत्ति को ध्यान रखेंगे तो वो है कौन सा, यह सामंतवाद युग है। यानी इसको डार्क एज कह सकते हैं, अंधकार युग कह सकते हैं। अंधकार युग इसलिए कहते हैं कि यहाँ जाति व्यवस्था चरमोत्कर्ष पर है, वर्ण व्यवस्था चरमोत्कर्ष पर है। यहाँ पे देखेंगे छुआछूत चरमोत्कर्ष पर है, जाति व्यवस्था, यानी हर एक तरह से समाज जो है यह संकीर्ण हो चुका है। समाज संक्रमण से गुजर रहा है। उस संक्रमण से निकलने के लिए साहित्यकारों ने अपने अपने साहित्यिक विद्या के माध्यम से, साहित्यिक रचनाओं के माध्यम से
समाज को दिशा दिखाने की कोशिश की है। इसी संदर्भ में हम लोग आदिकाल को समझेंगे। और आदिकाल को अगर देखेंगे तो आदिकाल को देखेंगे तो इसमें 3 प्रवृत्तियां काम करती है, 3 प्रवृत्तियां चल रही हैं। यानी देखेंगे पहला जो है इसको हम धार्मिक साहित्य बोलते हैं। पहली प्रवृत्ति जो है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको धार्मिक साहित्य बोलते हैं। और दूसरी प्रवृत्ति जो है इसको हम रासो या चारण साहित्य बोलते हैं। तीसरी प्रवृत्ति है इसको लौकिक साहित्य बोलते हैं। यानी 3 प्रवृत्तियां चल रही हैं आदिकाल में। आदिकाल का मैं बता दिया कि यह समय काल क्या है, 700 से लेकर के 1350 ईस्वी का। कहीं कहीं 750 यानी 750 से भी काउंट होता है, ध्यान रखेंगे। तो ये अलग अलग बुक्स में अलग अलग धारणाएं दी गई हैं। इसको हम लोग 3 पार्ट में बांट करके देखेंगे। पहला है धार्मिक साहित्य, दूसरा है रासोचारण साहित्य, तीसरा है लौकिक साहित्य। अब रासोचारण साहित्य का अर्थ है कि इसमें 2 प्रवृत्तियां डेवलप होती हैं, एक बौद्ध साहित्य है और एक जैन साहित्य है। बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य है। इस संदर्भ में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे कि आप देखेंगे यहाँ पर यह जो बौद्ध साहित्य है, यहाँ पर बौद्ध साहित्य है। बौद्ध साहित्य की मैं बात करूं, बौद्ध साहित्य की मैं बात करूं तो आपको ध्यान रखना होगा कि ये बौद्ध धर्म, यानी ये बौद्ध धर्म का विभाजन, बौद्ध धर्म का विभाजन फर्स्ट एडी में, आप सबको पता है, फर्स्ट एडी में महायान और हीनयान शाखा में हो जाता है। महायान और हीनयान शाखा में फर्स्ट एडी में इसका विभाजन होता है। फिर महायान शाखा विकृत होकर के यह वज्रयान, ध्यान रखेंगे, वज्रयान बनता है। फिर यह विकृत होकर के तंत्रयान बनता है, ध्यान रखेंगे, तंत्रयान बनता है। फिर यह तंत्रयान विकृत होकर के सहजयान बन जाता है, ध्यान रखेंगे, सहजयान बन जाता है। और यही सहजयान आगे चल करके 2 शाखाओं में विभाजन होता है, इसका ध्यान रखेंगे। यहाँ ये सहजयान की मैं बात करूं तो ये सहजयान विकृत होकर के 2 शाखाओं में बढ़ता है। एक है सिद्ध साहित्य, ध्यान रखेंगे, एक है सिद्ध साहित्य और दूसरा है नाथ साहित्य, ध्यान रखेंगे, दूसरा है नाथ साहित्य। यानी कहने का अर्थ है सिद्ध साहित्य के जो भी रचनाकार हैं, साहित्यकार हैं, यह सिद्धता के माध्यम से अपने बातों को रखते हैं और इनकी प्रवृत्ति हो जाती है, ध्यान रखेंगे। इनका मानना है कि ईश्वर यानी आत्मा जो है यह परमात्मा का ही अंश है और आत्मा शरीर में रहता है, शरीर में वास करता है। तो हम शरीर को खुश रखेंगे तभी आत्मा खुश होगा। यानी कहने का अर्थ है यह गृहस्थ जीवन पर बल देते हैं। गृहस्थ जीवन के साथ साथ यह गृहस्थ जीवन के साथ साथ ये कहते हैं कि हम आत्मा को खुश रखेंगे। यानी गृहस्थ जीवन में उपयोग होने वाली सारी वस्तुओं का उपभोग करने की बात करते हैं। कहते हैं कि जब आत्मा खुश रहेगा, शरीर खुश रहेगा तो आत्मा खुश रहेगा और आत्मा खुश रहेगा तो परमात्मा भी खुश रहेगा। इसलिए यह इस सिद्धांत पर चलते हैं और इस सिद्धांत पर चलते हुए ये पंचमकार, ध्यान रखेंगे, पंचमकार का सिद्धांत देते हैं। पंचमकार का अर्थ है 5 म, पंचमकार का सिद्धांत देते हैं। और पंचमकार में यह मानते हैं कि यहाँ पर मांस, मदिरा, मछली और तीसरा हो जाएगा मछली के बाद यह मद और मैथुन। यानी पंच मकार के सिद्धांत का आधार है कि यह मद, मांस, मदिरा, मछली, मैथुन, ये 5 चीजों के उपभोग पर ज्यादा फोकस करते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति ये 5 चीजों का उपभोग करता है उसकी आत्मा खुश रहेगी तो परमात्मा भी खुश रहेगा। यानी कहने का अर्थ है ये संसारिक जीवन में रहते हुए, गृहस्थ जीवन का उपभोग करते हुए ईश्वर की प्राप्ति की बात करते हैं। लेकिन इन्हीं के संप्रदाय की दूसरी शाखा होती है जिसको नाथ साहित्य कहते हैं, नाथ संप्रदाय कहते हैं। तो इन लोगों का मानना है कि नहीं, ये गृहस्थ जीवन को
त्यागने की बात करते हैं, कहते हैं कि नहीं, हम गृहस्थ जीवन में रह करके ईश्वर की प्राप्ति की बात नहीं कर सकते हैं, गृहस्थ जीवन हमें त्यागना पड़ेगा। और यह गृहस्थ और सांसारिक जीवन को त्याग करके ये सत्य सदाचार जीवन अपनाने की सलाह देते हैं और उसके साथ योग साधना पर बल देते हैं। कहते हैं योग साधना के माध्यम से ही हम ईश्वर की प्राप्ति कर सकते हैं। यह इसलिए आप देखेंगे इनकी प्रतीकात्मक संख्या की बात की जाए, प्रतीकात्मक संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या 9 होती है, 9 होती है, जिसमें सबसे प्रमुख होते हैं गोरखनाथ। आप देखेंगे गोरखनाथ जो हैं यह सबसे प्रमुख साहित्यकार हैं। और साहित्यकार की बात की जाए तो चरपटीनाथ और ये गोरखनाथ के साथ चरपटीनाथ, जलंधरनाथ अन्य साहित्यकार हैं। इसी तरह यहाँ पर सिद्ध साहित्यकार की बात की जाए तो इनकी प्रतीकात्मक संख्या 84 होती है, यानी सिद्धों की संख्या 84 होती है। प्रश्न बनते हैं कि सिद्धों की संख्या कितनी होती है, तो 84 होती है। और इनमें प्रमुख कवि की बात की जाए तो प्रमुख कवि हैं सरहप्पा, जो बिहार के नालंदा क्षेत्र के रहने वाले हैं, सरहप्पा हैं। और अन्य कवियों की बात की जाए तो वह सरहप्पा के साथ साथ कन्हप्पा, लुईपा, सबरप्पा, ये अन्य कवि हैं जो अपने सिद्धांत को प्रसारित कर रहे हैं बिहार वाले क्षेत्र में। और वहीं पर नाथ संप्रदाय की बात की जाए जिसके प्रमुख कवि गोरखनाथ हैं, यह अपने सिद्धांतों को प्रसारित कर रहे हैं गोरखपुर वाले क्षेत्र में। इन संदर्भ में हम लोग इसको देखेंगे, यानी आप देखेंगे इनके प्रमुख कवि कौन हो गए, सरहप्पा हो गए जो सिद्ध साहित्य के प्रमुख कवि हैं और इनकी प्रतीकात्मक संख्या 84 होती है। और अन्य कवि की बात कर रहे हैं तो वो सरहप्पा के साथ कन्हप्पा, लुईपा, सबरप्पा हैं। और इनका कार्य क्षेत्र होता है नालंदा, बिहार का नालंदा डिस्ट्रिक्ट। और यह 7वीं 8वीं सदी के ये समकालीन कवि होते हैं। नाथ साहित्य की बात की जाए तो इसके प्रमुख कवि कौन है, गोरखनाथ। और इनकी प्रतीकात्मक संख्या मैंने बताया कि 9 होती है। और ये यूपी के गोरखपुर वाले क्षेत्र में अपने ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। और इनका समय है 10वीं से 11वीं सदी के ये होते हैं। इसी के आधार पर देखेंगे धार्मिक साहित्य की दूसरी प्रवृत्ति जो जैन साहित्य है, जैन साहित्य के प्रमुख कवि हेमचंद्र होते हैं, जो गुजरात रीजन के होते हैं, गुजरात रीजन में कार्य क्षेत्र होता है उनका। और इनका समय की बात की जाए तो 10वीं 11वीं सदी के हैं। ध्यान रखेंगे यहाँ प्रवृत्ति के साथ कालक्रम भी पूछ लिया जाता है, प्रमुख कवियों का नाम पूछ लिया जाता है कि प्रमुख कवि कौन है और इनका कार्य क्षेत्र कहाँ है और ये किस काल के हैं। यानी कह सकता अगर इनके बारे में पूछा जाए तो जैन साहित्य के प्रमुख कवि हेमचंद्र हैं। इनका कार्य क्षेत्र गुजरात है और प्रमुख इनका समय काल की बात की जाए तो 10वीं से 11वीं सदी है। और इनकी रचना की बात की जाए तो हेमचंद्र शब्दानुशासन एक व्याकरण ग्रंथ है, इन्होंने इसकी रचना की है। फिर हम दूसरे प्रवृत्ति की बात करें जिसको रासो और चारण साहित्य कहते हैं। यानी आपको पता है कि ये चारों और रासन साहित्य इसलिए कहते हैं कि यहाँ के कुछ कवि जो हैं इन कवियों में दरबारी प्रवृत्ति दिखती है। इसलिए आप देखेंगे यहाँ पर 2 प्रवृत्तियां होती हैं, एक होता है वीरता प्रधान और दूसरा है श्रृंगार प्रधान। वीरता प्रधान कवि जो है प्रमुख, इनका नाम है चंद्रवरदाई जो है ये वीरता प्रधान कवि हैं। और इनकी प्रमुख रचना की बात की जाए तो पृथ्वीराज रासो इनकी प्रमुख रचना है, जो वीरता प्रधान की प्रमुख रचनाएं कही जाती हैं। और इनका समय यानी 11वीं सदी में यह दिल्ली के आसपास वाले क्षेत्र में अपनी रचनाएं करते हैं। और कहा जाता है हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य चंद्रवरदाई के द्वारा रचित पृथ्वीराज रासो को कहा जाता है। प्रश्न बनेगा हिंदी साहित्य का प्रथम महाकाव्य किसे कहते हैं, तो चंद्रवरदाई को। ध्यान रखेंगे। दूसरा है श्रृंगार प्रधान यानी यहाँ देखेंगे वीरता प्रधान में यहाँ की कविताएं होती हैं कि जाकी कन्या सुंदर देखी तापर जाए धरी तलवार। यानी कहने का अर्थ है यहाँ के इस काल के जो राजा होते हैं यह आन बान शान के लिए अपने प्राणों का न्यौछावर करने के लिए तैयार होते हैं।
इसलिए इस तरह की प्रवृत्ति यहाँ देखने को मिलती है। अगर शैली की बात की जाए तो यहाँ डिंगल शैली में साहित्य लिखी जाती है, डिंगल शैली में। इसी तरह अगर हम श्रृंगार प्रधान की बात करें तो श्रृंगार प्रधान काव्य जो है, इसके प्रमुख साहित्यकार यह बीसल देव रासो और नरपति नल्ला है, नरपति नल्ला प्रमुख साहित्यकार है। और इनकी रचना की बात करें तो ये बीसल देव रासो है जो 11वीं सदी के रचनाकार हैं और दिल्ली के पश्चिमी दिल्ली क्षेत्र में ये अपनी साहित्यिक रचनाएं करते हैं। श्रृंगार प्रधान काव्य का तात्पर्य है, यहाँ सौंदर्य वर्णन की बात की जाती है, यानी महिला सौंदर्य को लेकर के साहित्यिक रचनाएं होती हैं। और इसमें नख-शिख वर्णन की प्रधानता होती है, यानी महिलाओं के नख से लेकर के पैर के नाखून से लेकर के सिर तक के वर्णन की जाती है। और इस तरह की रचनाएं जब राजा और सामंत जब दरबार में होते हैं, शयन कक्ष में होते हैं, तो श्रृंगार प्रधान काव्य की रचनाएं होती हैं। और वहीं जब युद्ध भूमि में जाते हैं तो वीरता प्रधान काव्य की रचनाएं यहाँ पर देखने को मिलती है। तीसरी प्रवृत्ति है लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य के दो प्रमुख कवि हैं, एक है अमीर खुसरो जिनका समय काल होता है 1255 से 1325 ईस्वी का। ये दिल्ली वाले क्षेत्र में है, यानी कहने का अर्थ है ये सल्तनत काल, इतिहास के नजर से देखें तो सल्तनत काल के कवि हैं। फिर दूसरे हैं विद्यापति को भक्त कवि भी कहा जाता है और इनका समय काल की बात करें तो 1368 से 1448 ईस्वी के बीच के कवि हैं। और ये बिहार के क्षेत्र में, बिहार के दरभंगा वाले क्षेत्र में अपने साहित्यिक रचनाएं करते हैं। इनकी प्रमुख रचना की बात की जाए तो पदावली इनकी प्रमुख रचना है। और यह शिव के भी भक्त हैं, गंगा की महिमा पर भी इन्होंने रचना की है। और इसके साथ यह कृष्ण और राधा पर भी इन्होंने अपनी रचनाएं की हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे विद्यापति के कृष्ण और राधा ये आध्यात्मिक नहीं है, ये आधुनिक राधा कृष्ण है। इनके संदर्भ में इनकी रचनाएं हुई हैं, वहां हम लोग देख सकते हैं। यानी कहने का अर्थ है यह हमने पूरा डिटेल इनके प्रवृत्ति को समझाने की कोशिश की। इसके अलावा यहाँ से इनकी रचनाएं पूछ ली जाती है कि आदिकाल के कौन कौन रचनाकार हैं, इनकी रचनाएं कौन सी है और कौन कौन रचनाएं किस काल में लिखी है, उनकी प्रवृत्ति क्या है, यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना रहती है। एक शॉर्ट इंफॉर्मेशन था आपको, इस संदर्भ में हमारी क्लासेस चलेंगी। इसी तरह हम लोग भक्ति काल की बात करेंगे कि भक्ति काल आप देखेंगे 1350 से 1650 ईस्वी के बीच का काल जो है ये भक्ति काल का होता है। यानी वहां पर दो प्रवृत्तियां चलती हैं, एक है सगुण भक्ति धारा और निर्गुण भक्ति धारा, और दोनों के साहित्यकार इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी रचनाएं इंपॉर्टेंट हो जाती है। इसके बाद आता है रीतिकाल। रीतिकाल के समय की बात की जाए तो 1650 से 1850 के बीच के कालक्रम को हम लोग रीतिकाल कहते हैं। इसके बाद भारतेंदु युग आता है जिसको आधुनिक काल का प्रवेश द्वार भी कहते हैं, भारतेंदु युग। उसके बाद द्विवेदी युग, उसके बाद छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, साठोत्तरी कविता और समकालीन कविता, ये आधुनिक काल के रचनाएं हैं। इतने आपको हिंदी साहित्य के इतिहास में पढ़ने हैं। क्रमिक रूप से हम लोग एक एक टॉपिक का इसी तरह शॉर्ट इंफॉर्मेशन लाएंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि आप पूरे पैटर्न को समझ सके। जब तक पैटर्न को नहीं समझेंगे तब आप क्वेश्चन के प्रवृत्ति को नहीं समझेंगे। ध्यान रखेंगे काल को समझने के साथ साथ उस कालक्रम के प्रवृत्ति को ऐतिहासिक संदर्भ में समझना जरूरी है कि इतिहास में हमारे समाज में क्या क्या घटनाएं घट रही हैं और क्या परिस्थितियां हैं जिसके अनुकूल साहित्य की रचनाएं होती हैं। और आपको पता है कि साहित्य जो है यह समाज का दीपक और दर्पण दोनों है, यानी समाज को दिशा भी दिखाने का काम करता है और उसको उस प्रवृत्ति से यानी कठिनाई से बाहर निकालने का भी काम करता है, इसलिए दीपक और दर्पण कहते हैं। इसलिए यह प्रवृत्ति जो है समय काल के हिसाब से साहित्य की प्रवृत्तियां बदल जाएंगी और इसके कालक्रम जैसे साहित्य का विकास होगा वैसे ही साहित्य का कालक्रम छोटा हो जाएगा। इस संदर्भ में हम लोग देखेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपका पेपर 1 पेपर 2 में स्टेट पेपर 1 पेपर 2 में हिंदी साहित्य है तो आप हमारे इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हैं। हम लोग कोशिश करेंगे इसी तरह का मैक्सिमम
कंसेप्ट दें और एनसीईआरटी को कंसाइज करके आपके साथ रखें। साथ में टेस्ट भी कराएं, यानी प्रॉपर टेस्ट का आयोजन होगा, फिर उसके साथ आपको प्रिंटेड नोट्स दिए जाएंगे, ताकि बीएसएससी आपको ज्यादा समय नहीं देने जा रही है, कम समय में एग्जाम लेगी। तो उस कम समय में हम लोग कोशिश करेंगे सारे सिलेबस को कवर करें, ताकि आपका कंसेप्ट और फैक्ट दोनों क्लियर हो और जाके आप अच्छा अटेम्प्ट कर पाए, मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाए। इसी संदर्भ में हम लोगों की क्लासेस होगी। आप जुड़ना चाहते हैं तो निश्चित रूप से जुड़े। डिस्प्ले यहाँ पर हमारा नंबर, फोन नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, इस पर आप फोन कर सकते हैं, किसी तरह का इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं और जोड़ सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।